उन्होंने बोला कि अगर जो आतंकवादी है हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे, अगर इंडिया चाहता है उससे बात करना कि भाई उनको हैंडओवर किया जाए, तो पाकिस्तान की स्टेट को यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हैंडओवर करने के लिए। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो दो बंदे मांग रहे हैं मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंडओवर कर दो। ये अमेरिका को ही मामूला, और इवेंचुअली जो सबसे बड़ा मामू बन के निकलेगा वो डोनाल्ड ट्रंप ही निकलेगा इस पूरे, क्योंकि इंडिया को मालूम है ये क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया को पता है कि जो आसिम मुनीर है इसकी रग रग में क्या बह रहा है, और हम वो देश नहीं है जो पाकिस्तान ऑन सेल का बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, जो जिसका दिल करे वो आए, जितना मन करे वो लूट के लेके जाए। इंडिया के अंदर वो तैयारी करवा रहे हैं कि भाई जो आईएसआई के साथ मिलकर कि भाई किसान आंदोलन 2.0 होगा, जिसको स्पॉन्सर करने के लिए, जिसका खर्चा उठाने के लिए चाइनीज जो डीप स्टेट है, चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो तैयार है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि एनआरआईज हैं जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आप ही सपोर्ट चलता है और आपके सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत आज के कार्यक्रम में। आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पेट्रियन का पेज है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप सभी वहां पे जाएं। जिस भी कैपेसिटी में आप समझते हैं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। और उसकी अलग अलग प्रिविलेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। हमारा पेट्रियन का पेज पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से बंद किया हुआ था, वो हमको अलाउ नहीं कर रहे थे उस पर, लेकिन अभी हमने फिर से बनाया है, तो आप हमें वहां पे जाकर सपोर्ट जरूर करें। 2-3 इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। पहला तो बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो ने ये बोला है कि हिंदुस्तान की हुकूमत, कल वो अल जजीरा पे थे और उन्होंने बोला कि अगर जो आतंकवादी है हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे, अगर इंडिया चाहता है इससे बात करना कि भाई उनको हैंडओवर किया जाए, तो पाकिस्तान की स्टेट को यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हैंडओवर करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडियन मीडिया में उतनी कवर नहीं हो रही है। मुझे लगा कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि उन्होंने अल जजीरा पे जाकर के ये स्टेटमेंट दी, और जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू में नहीं दी होगी। कहीं ना कहीं जो स्टेट है उस स्टेट का कुछ ना कुछ या तो बैकिंग होगी, या जो गेम ऑफ डिसेप्शन है पाकिस्तान का वो हो सकता है, या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिकन स्टेट को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही हो। क्योंकि जब आसिम मुनीर और उसके बाद फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जब ये अमेरिका गए थे तो काफी समय इन्होंने वहां पे गुजारा है, तो वहां पे जो बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई हैं, बहुत सारी बातचीत हुई है, उनमें कहीं ना कहीं ये बात भी उठी होगी। और इंडस वाटर ट्रीटी मेन चीज क्या है, ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो 2 अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये बात है बेसिकली जो पंजाबी हैं और जो सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट आ रही है, सिंध तास मुहायदा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको लेकर के, चूंकि वहां पे जब वाटर सिक्योरिटी की जो इश्यूज थे वो खड़े हो गए, और पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है, उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई राह ने नहीं बनने दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमीद गुल से लेकर के इनके जितने पुराने फौजी जो आईएसआई के चीफ और फौजी जो इनके जनरल्स रहे हैं, वो बार बार ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में पिछले 10-15 साल में कई बार बोल चुके हैं कि जी राह ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। जबकि रॉ का क्या लेना देना था भाई? आपको कालाबाग डैम बनाना था, जो कभी आपके किसी डैम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा वाले राजी नहीं होते, कभी सिंध वाले राजी नहीं होते, वो आपकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आप चूंकि सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग, किसी भी फौज की ट्रेनिंग, पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करना, पॉलिटिकल इश्यूज को डील करना, फौज की उसकी तरबियत नहीं होती है। आप दुनिया के किसी आर्मी के पास चले जाइए, फौजी की ट्रेनिंग नहीं है कि वो पब्लिक डीलिंग कर पाए, और पब्लिक डीलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए दुनिया भर में जो फौजें होती हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती हैं, क्योंकि फौज वो काम नहीं कर सकती जो पॉलिटिकल लीडर्स कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स कैरी करते हैं विल ऑफ द पीपल। तो जब आप अपने यहाँ पे अपनी रियासत के अंदर, आपने कभी जब
पब्लिक को या पॉलिटिकल लीडर्स को आपने कभी वो इख्तियार ही नहीं दिया, उनको कभी जेन्युइन मैंडेट लेने ही नहीं दिया, उनके जेन्युइन मैंडेट को कभी आपने पार्लियामेंट तक पहुंचने ही नहीं दिया, उसके लिए आप किसी और को तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी रा करा रही थी, जी वो एलडीएस हुआ करती थी अफगानिस्तान में, जी एलडीएस करा रही थी, जी वो सीआईए वाले पड़ गए थे पीछे, सीआईए वाले करा रहे थे। ये सारी बातें झूठी थी। तो चूंकि कैपेसिटी कभी बिल्ड नहीं करी, अब वहां पे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर अवेयंस में डाली और इंडिया ऑलरेडी तैयारियां कर रहा है, इंडिया मूव्स कर रहा है कि और इंडिया प्लान्स बना रहा है, और स्पेशली मैंने आपके इसी डिफेंसिव ऑफेंस के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अमित शाह को अगर कोई जानता है, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, उनको लोग चश्मे से देखते हैं मोदी जी के, वो वही करते हैं जो मोदी जी कहते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट आदमी है क्योंकि जी उन्होंने फलाना इस समय कुछ नहीं किया, उस समय कुछ नहीं किया। मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं कि ये बातें वही करते हैं जो अमित शाह को नहीं जानते। अमित शाह वो पॉलिटिकल लीडर है, अगर उसको कोई टास्क मिल गया है या उनको कोई टास्क दे दिया गया, स्पेशली अगर प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया कि भाई ये काम करना है, तो वो काम डिलीवर करने में वो इंसान दिन के 18 घंटे 20 घंटे झोंक देगा। ये उनका वर्किंग कल्चर है, मैं आपको बता रहा हूं। और आप जाकर किसी भी बीजेपी के लीडर्स जो कि अमित शाह को पर्सनली जानते हो या अमित शाह के साथ उनकी डीलिंग हो, आप जाकर के उनसे पता कर लीजिए। इवन फॉर दैट मैटर जो कार्यकर्ता उनको जानते हैं, वो एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जो रात में, ये पाकिस्तानियों को बता रहा हूं मैं कि आप कान खोल के सुन लीजिए, वो एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो रात के 2 बजे 3 बजे तक लोगों को बुला लेता है मीटिंग के लिए कि आपको काम है, मीटिंग करनी है किसी इशू के ऊपर, कोई बात नहीं, आप 2 बजे, मैं रात के 2 बजे फ्री हूंगा तो आप रात के 2 बजे आइए। काम कल पे टालने वाला आदमी नहीं है वो। जब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह को दे दी कि भाई आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम अबेयंस में डाल रहे हैं और इसका सारा का सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधे पे है, आप उसको एग्जीक्यूट करके मुझे दीजिए, तो वो इंसान लग गया। और ये बात हमने तब भी कही थी, इनको नहीं समझ में आ रही थी, इनको लगा था ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लान्स बन गए, प्लान्स अखबारों में पब्लिश होने लग गए कि भाई कैसे कैसे डाइवर्जन्स क्रिएट होने हैं, कैसे कैसे पानी जो है घुमा करके राजस्थान और पंजाब और बाकी के राज्यों में जो है भेजा जाना है। तो इनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है, मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेयंस में ना डाल कर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो 2 बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो। यार 2 बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पे लगे हुए हो। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया, इनको समझ में आई बात, इन्होंने बहुत सर जोड़ के बैठे सारे, इन्होंने कहा यार हाफिज सईद तो दूसरा भी पैदा कर लेंगे, मसूद भी दूसरा पैदा कर लेंगे, इनको पैदा करने में क्या है, हमारे पास तो ऐसे मैंने आपको बताया ना कि अब पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी यूथ है, और वो जो यूथ है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, न जाएगा। जो 3 साल वाले हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे आधे। रीजन क्या है? और स्कूल जब मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे जाएंगे, वो मदरसे भी नहीं जाएंगे, यानी ना वो मदरसे जाएंगे ना वो स्कूल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का ग्राउंड बनता है इन सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसलिए अगर आप देखिए जितने भी लोग अफगानिस्तान पहुंचे, आप सीआईए की और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कभी आप उनके असेसमेंट रिपोर्ट्स पढ़िए गूगल से निकाल करके, उनके जितने भी जो स्टेशन चीफ्स रहे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं आप उसमें पढ़िए। एक चीज आपको सब में कॉमन मिलेगी कि अफगानिस्तान में जो वॉर ऑन टेरर के दौरान में जो लड़ने के लिए दुनिया भर से जो लोग पहुंचे वहां पे, या इवन फॉर दैट मैटर जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद लड़ने पहुंचे थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो लोग कौन थे? तो आपको मालूम चलेगा ये इराकी थे, या जो सीरियंस थे, या जो आपके लेबनीज थे, या जो बाकी के अरब यमन से जो आए हुए थे, ये जो बाकी अलग अलग मुल्कों से जो सारे लड़के पहुंचे थे वहां लड़ाके लड़ने के लिए आतंकवादी, वो जिहादी वो थे जिनको लिखना और पढ़ना तक नहीं आता था। उनमें से मेजोरिटी वो थी जिनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था, उसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी पहुंचे, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आधे से ज्यादा जो मेजोरिटी जो थी वो उनकी थी जिनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था। तो वो जिन जिन मुल्कों में थे, यमन में, सीरिया में, लेबनान में, इधर उधर जितने भी अलग अलग मुल्क थे मिडिल ईस्ट के, तो वहां पे उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनके जो परिवारों की जो लाइफस्टाइल थी वो ऐसी थी कि वो दिन के $10 या $5 भी नहीं कमा पाते थे। जब आपको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो आपको काम क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता तो आपको अपनी बेटी कौन देगा? कोई नहीं, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। तो इनको समझ में आया, तो इनको जो लोकल मौलवी थे, तो कोल्ड वॉर के समय पे ये फॉर्मूला जो है ये इफेक्टिव आया कि लोकल मौलवियों को सीआईए ने और बाकी एजेंसीज ने बोला कि भाई आप हमको रिक्रूट्स दीजिए। तो ये जो मौलवी मौलाना थे, और इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी कुछ लोकल मिडिल ईस्ट की और आईएसआई जैसी, इन्होंने जो है उन लड़कों को हायर करना शुरू किया। उनसे कहा कि भाई देखो, अगर तुम लड़ोगे तो तुमको हम $300 महीना देंगे। $300, मतलब जो दिन के $1 नहीं कमा पा रहा था उसको $300 महीने अचानक से ऑफर हो गए लड़ने के लिए। उसने कहा कि भाई साहब $300 के लिए तो आप जो बोलो सो, और ऊपर से उसके ऊपर मौलवी की मुहर मरवा दी, भाई अगर तुम मरोगे
शहीद हो गए तो तुम जन्नत जाओगे, क्योंकि ये तो जिहाद है, क्योंकि तुम अल्लाह की राह में लड़ने जा रहे हो। अब उसकी लाइफ में पर्पस भी मिल गया, उसको पैसे तो मिले, पैसे के साथ साथ पर्पस भी मिल गया, तो अब वो ये दोनों चीजें लेकर के, पैसे और पर्पस को लेकर के वो पहुंच गया जिहाद करने। इस तरह की जो लोग होते हैं, और अगर तुम शहीद हुए तो $500 तुम्हारी फैमिली को हम कंपनसेट करेंगे, भाई आपका लड़का मर गया, ये लीजिए $500। अब जो इंसान जो अरब के किसी रेगिस्तान बियाबान में रह रहा है, जिसकी ना खाने का पता, मतलब माल नरिश्ड किस्म का आदमी है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो पैदा हो जा रहा है, जो मिल जा रहा है वो खा ले रहा है, उसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अचानक से वो डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिया, अचानक से वो $300 $500 ये सब सुन करके तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, जब तक सर्वाइव कर जाएगा उतना सारा पैसा भी कमा लेगा, वो पैसे हो जाएंगे तो लड़की भी मिल जाएगी, कोई बाप अपनी बेटी भी दे देगा। भाई लड़का महीने के जो है $3600 कमाता है, तो जो 36 रुपए नहीं कमाता था वो $3600 कमाने लग गया साल के, कोई भी अपनी बेटी देगा इनको। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो गेम था, यही वहां पे भी प्ले किया गया, और इसी जो सोशियो इकोनॉमिक जो एक वीकनेस कह लीजिए सोसाइटी की थी अलग अलग कंट्रीज में, उनको इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर मौलवी का ठप्पा लगवाया गया रिलीजियस सैंक्टिटी का। सेम चीज पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम है, और वो झेल रहे हैं वो प्रॉब्लम। तो ये जो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, ये इनको समझ में आया कि भाई अगर इंडस वाटर ट्रीटी भी अबेयंस में चली जाती है, और हमारे यहाँ लोकल इतना ज़्यादा रिजल्टमेंट भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इसमें इंडिया से एक कंटिन्यूअस झगड़ा रख सके और उसमें वाटर क्राइसिस पैदा हो जाए। देखिए, इंसान 2 रोटी कम खा करके जिंदा रह सकता है, दिन की 1 रोटी भी जिंदा रह सकता है, बिना पानी के जिंदा कोई नहीं रह सकता। पूरी लाइफलाइन है पंजाब की और सिंध की, वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इनको जो है ना, ये बात समझाई गई वहां अमेरिका में, और ये लौट के आने के बाद इन्होंने फिर अपने कोर कमांडर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ सर जोड़ के बैठे, और इन्होंने भुट्टो को बोला, क्योंकि देखिए फॉल जो है ना, कोई भी ये फॉल कभी भी जो फौजी लीडरशिप है ना वो नहीं लेती। जैसे कारगिल में घुसना था, अब कारगिल का तो अब एनिवर्सरी भी, कारगिल विजय दिवस भी आने वाला है। कारगिल विजय दिवस और कारगिल की लड़ाई इस समय चल रही थी जब हम बात कर रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ था, 600 बंदे मरवा दिए पाकिस्तान फौज के, और ये मैं नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, जो गैंग ऑफ 4 जनरल्स के में से एक जनरल थे, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, उन्होंने क्या कहा था कि भाई 600 कैजुअलिटीज हुई हमारी पाकिस्तान आर्मी की, और बॉडी सिर्फ मेरे ख्याल से हार्डली कोई 2-4 दर्जन क्लेम की गई होंगी, बाकी उनको क्लेम ही नहीं किया गया। उस समय सारे यहाँ दफन हुए, वहां माएँ आज भी अपनी छाती पीट रही हैं, पाकिस्तान के अंदर रो रही है, बिलख रही है, जिनके बच्चे मर गए वहां पे, पाकिस्तान के लिए मरे। लेकिन वो कारगिल में घुस गया, एडवेंचरिज्म कर दिया उसने। जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जब मिलकर इनको ठोका और जब इनका कब्रिस्तान बनाया कारगिल को, उसके बाद क्या बोले, उसके बाद बोले नवाज शरीफ को, भाई तुम जाओ अब बिल क्लिंटन से बात करो, तुम जाओ अब सीज फायर करवाओ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि फॉल मुशर्रफ नहीं लेगा, आर्मी चीफ नहीं लेगा, फॉल नवाज शरीफ लेगा, पॉलिटिकल क्लास लेगी। तो ये बेवकूफ़ी नवाज शरीफ ने करी थी। नवाज शरीफ पहुंच गए पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी में, वहां पहुंचे, वहां पे क्लिंटन से डील कराई, वॉर रुकी, और उसके बाद क्या किया, तख्ता पलट। उसी नवाज शरीफ को उठा के जेल में डाल दिया, खुद कब्जा कर लिया, नैरेटिव पूरा घुमा दिया, अपने लोग ला करके पपेट्स और मिनियंस जो है मीडिया के ऊपर बिठा दिए, मीडिया पूरा कंट्रोल कर लिया, पीटीवी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो सिलसिला चला वो आज तक चल रहा है। तो ये जो इसके पीछे की साइंस है ना, बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है, ये अब ये इस गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये फॉल ले। बुरी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है वो घबराई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिलेशन को लेकर के, कि अगर इंडिया ने अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया प्लान, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इन्होंने सब, उनको इतना भी अंदाजा देता है कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में इकलौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जिसका दिमाग सबसे ज्यादा है, और वो उसको अगर कोई टास्क मिला है तो वो सबसे बड़ा जो टास्क मास्टर मिनिस्टर है पूरी कैबिनेट में, वो अमित शाह है। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं किसी और मिनिस्टर के बारे में ये बात नहीं कहता। और एक बात समझिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी तारीख है। मोहसिन कुशों के ऊपर कहते हैं ना कि वो आरिफ शाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो मोहसिन कुशों के ऊपर लिखी गई है। हर किसी को मारा है, हर किसी को जिसको हीरो बनाया है उसको गोली भी खुद ही मारी, उसको फांसियां भी खुद ही दी हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर हैंडओवर कर देंगे। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है कि ये कर क्या रहे हैं, इनको ये पता है कि देखिए ये जो इंडिया, पाकिस्तान और ट्रंप है, ट्रंप का टेन्योर हार्डली 3-4 साल का है। ये चाहते हैं कि ट्रंप को बीच में इन्वॉल्व करके इंडिया के साथ कोई डायलॉग खोल दिया जाए कि हाँ जी हम दे देंगे, एक लॉलीपॉप टांग के रखो, वो लॉलीपॉप टांग के रखो कि जी हम देंगे, लेकिन आप हमसे इस इशू पे बात कीजिए, आप हमसे उस इशू पे बात कीजिए, आप ये बात कीजिए, आप वो बात कीजिए। जब
अच्छा ट्रम्प इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये फिर अगर इंडिया बात नहीं करता है, इंडिया कहता है यार ये टाइम पास कर रहे हैं, तो ये बार बार ट्रम्प को बोलेंगे कि ये देखिए आपके कहने से तो हम देने को तैयार है, लेकिन ये इंडिया वाले जो है ना, ये इंडिया वाले बात ही नहीं कर रहे, हम तो मना ही नहीं कर रहे। तो उनको ट्रम्प की सागी का पता है और इंडिया को पता है कि ये बायलैटरली पाकिस्तान वाले इंडिया को ऑफर कभी नहीं करेंगे। अल जजीरा पे जाके बोला ना, ये जब ऑफर करेंगे ना तो ये इसमें ट्रम्प को इन्वॉल्व करेंगे, ट्रम्प को बोलेंगे कि भाई साहब हम इन दोनों को देने को तैयार है, आप इंडिया से बोलो कि वो बात करे और आप मीडिएट करो, हम चाहते हैं कि ये डील आप करवाइए। ट्रम्प का ईगो भी पॉलिश हो जाएगा, ट्रम्प फोन करेगा इंडिया को कि वो ऑफर कर रहे हैं, आप आइए टेबल पे बैठिए। और जैसे ही ये चीज होगी, इंडिया को पता है कि इसने पहला काम क्या करना है, ट्रूथ सोशल के ऊपर जाकर के ट्वीट करना है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान को बिठा दिया है, और ये जो टू वेरी डेंजरस मैन कोट अनकोट करके वो चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पीआर चाहिए, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ये साइकोलॉजी इंडिया को ट्रम्प की पता है। इंडिया इस ट्रैप में फंसेगा नहीं, इंडिया को पता है कि इन्होंने देना नहीं है हाफिज सईद को और मसूद अजहर को। ये चाहते हैं कि किसी एक मुद्दे पे ट्रम्प की मीडिएशन इंडिया एक्सेप्ट कर ले। अगर इस मुद्दे पे अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि अगर आप इस मुद्दे पे कर सकते हो तो आप कश्मीर के मुद्दे पे आप मीडिएशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो। फिर ट्रम्प से कहेंगे ना भाई आप इस पे करा रहे हो, तो आप भाई ये दोनों आतंकवादी जो हैं, इनका जो आतंकवाद है वो किस मुद्दे को लेकर के है, वो कश्मीर को लेकर के, तो आप कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करो। तो ये जो इनकी प्लानिंग है ना, ये बाजवा के टाइम से चल रही है। जब इमरान खान गया था अमेरिका, तो इमरान खान का भी क्या गेम प्लान था, ट्रम्प जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन कराएगा और मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया, उसकी पूरी कैबिनेट उसको लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि भाई इससे पहले कि ये ट्रम्प इन्वॉल्व हो, कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो, इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35 उड़ा दिया, पूरा टॉपिक ही चेंज किया, डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया इंडिया ने। तो जो कश्मीर में प्लेबिसाइट और कश्मीर को लेकर के इंडिया पाकिस्तान की बैठकें और उसके ऊपर डिस्कशन और क्या होगा कैसे होगा, इसके बजाय डिस्कशन सारा इस बात पे हो गया कि आप आर्टिकल 370 35 रिस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे। डिस्कोर्स ही चेंज हो गया ना पूरा। इस बार ये फिर लग गए हैं उसी काम पे कि किसी तरीके से ट्रम्प को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये एक तरीके का ट्रैप है जो मैं समझता हूं, जो ये पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो और ये सारे जो है ये बिछा रहे हैं। ये क्या बिछाएंगे बेचारे, लेकिन वो जो आसिम मुनीर जो बिछा रहा है ट्रैप, ये ट्रैप बिछा रहा है कि किसी तरीके से ये इस ट्रैप में आए इंडिया वाले, ट्रम्प की मीडिएशन एक्सेप्ट हो, और उसके बाद ट्रम्प को तो हम सब कुछ ही देने को तैयार है ना, बिकॉज ट्रम्प बिजनेसमैन है। उसके जितने करीबी लोग हैं उनको उठा करके भाई उसके फैमिली के लोगों को वहां पे क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने वो दे दिया कि भाई आप यहाँ पे अपनी क्रिप्टो बेचो जो है पाकिस्तान में। दूसरा, उन्होंने जो मिनरल एक्ट पास किया 2000 मतलब इसी साल अप्रैल में, उस मिनरल एक्ट में क्या था, मिनरल एक्ट में ये था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के बाकी जो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब और ये पूरा पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान और गुलाम जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये जो सारा का सारा जो रीजन है, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्होंने पास करा लिया। तो बचा क्या, ट्रम्प के जो क्लोज हैं, ट्रम्प के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ट्रम्प के जो करीबी हैं, उनको बोला कि भाई साहब आप आइए, आप रिको डिक भी खरीदिए, आप यहाँ मिनरल्स में इन्वेस्ट कीजिए, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है हमारे यहाँ पे आप उनको भी निकालिए और ले जा करके आप अपने यहाँ पे यूज कीजिए। हमें वो तो मुल्क पूरा फॉर सेल है ना, उसमें भाई फौजियों को कट मिलेगा ही मिलेगा, रियासत को 2-4 पैसे मिल ही जाएंगे, मेजोरिटी शेयर तो वही लेके जाएंगे। लेकिन जिस लेवल पे जा करके वो उनको चीजें बेच सकते हैं, जैसे इंडिया अगर कोई भी गवर्नमेंट दुनिया कोई भी देश आता है इन्वेस्टमेंट करने, मान लीजिए मिनरल्स में फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया उसमें इंश्योर करेगा कि भाई साहब ऐसा है कि आप ये मिनरल्स इंडिया के हैं, भारत की जनता के हैं, आप आइए, आप निकालेंगे, लेकिन आप इसका 10% ही लेके जा सकते हैं मुनाफा, या 15%। मेजोरिटी जो मुनाफा है ना वो यहाँ की आवाम के लिए है, तो वो यहाँ की जनता के ऊपर खर्च होगा, तो आप गवर्नमेंट को देंगे 10% प्रॉफिट लीजिए, 15%, 20%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस स्कोप में जो है वो उस पर नेगोशिएट करेगी। वहां पे क्या है, अरे भाई साहब 10% हमको 90% लेके जाओ, 10% छोड़ो बस, इधर कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। इस लेवल पे जाकर के इंडिया तो कभी इस लेवल पे जाकर के नेगोशिएट नहीं करेगा, इंडिया कभी उनसे डील नहीं करेगा। तो ये जो पाकिस्तानियों के दिमाग में जो घूम रहा है ना कि जी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें बैठे हुए हैं, और ये जो सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान ऑन सेल का बोर्ड लगा करके वो बैठ गए थे, हम अपने मुल्क को बेचने बैठे हैं, जिसको खरीदना है वो आओ खरीद लो। तो उसमें बहुत सारे ट्रम्प के करीबी भी गए थे, उस समय भी हमने इसके ऊपर बात की थी, हमने ट्वीट भी किया था। इसको मीडिया कवर नहीं करे, लेकिन ये जो ट्रम्प के करीबी जो 10-15 लोग आए हुए हैं इस मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में, ये दे हैव देयर आइज ऑन द रेयर अर्थ मिनरल्स और ये जो रिकोडेक वगैरह है यहाँ पे, तो वो वहां पे जाएंगे, वो लूटेंगे खसोटेंगे। तो इनको बेसिकली पता है कि ट्रम्प के साथ खेलना कैसे। अच्छा, कोई भी डील जो होती है, अब देखिए ये ऐसा भी नहीं कि ट्रम्प के साथ कोई बहुत वफादार है, ये टोपी ट्रम्प को भी पहना रहे हैं। इनको पता है कि कोई भी मिनरल्स की डील लॉन्ग टर्म 2 महीने 6 महीने में नहीं होती। मिनरल्स में या माइनिंग में इन्वेस्टमेंट जब फॉरेन कंपनियां आती हैं या लोग आते हैं,
तो उनके साथ जो डील होती है वो कंप्लीट होने में 5 साल 6 साल लगते हैं, तब जाकर कहीं कोई लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज होती है, क्योंकि पैसा बहुत इन्वेस्ट होना होता है और वो लॉन्ग टर्म अगले 25 साल 30 साल की डील्स होती हैं, तो उनकी फाइनलाइजेशन में भी 5-6 साल लगता है। उनको पता है कि यार इसको ये सब चूरन पकड़ा के रखो, वही कैरेट इनको दिखा के रखो, जब तक ये सब कंप्लीट होने की बारी आएगी तब तक तो उसका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा, फिर जो नई एस्टैब्लिशमेंट आएगी फिर हम उससे डील करेंगे। भाई हम उससे डील करेंगे, हम ट्रम्प से क्यों डील करेंगे? ये इनका गेम प्लान है। तो ये मामू सिर्फ बाकी लोगों को नहीं बना रहे, अल जजीरा वालों को नहीं बना रहे, ये अमेरिका को ही मामू बना रहा है। और इवेंचुअली जो सबसे बड़ा मामू बन के निकलेगा वो डोनाल्ड ट्रंप ही निकलेगा इस पूरे, क्योंकि इंडिया को मालूम है ये क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया को पता है कि जो आसिम मुनीर है इसकी रग रग में क्या बह रहा है, इसका दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा है। किसी को गलत फहमी है तो ट्रंप को है, अब यूएस एस्टैब्लिशमेंट को है, इंडिया को कोई गलत फहमी नहीं है और इंडिया कभी उस ट्रैप में फंसेगा नहीं। तो ये जो जाल बिछा रहे हैं ना, ये बेसिकली इस जाल को इसलिए बिछा रहे हैं किसी तरीके से ये 3-4 साल का जो टेन्योर है ये ट्रम्प का निकल जाए, उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हम 2-3-4 साल और डिले कर लें, फिर जो नई विक्टोरिया न्यूलैंड काइंड ऑफ अगर कोई आती है एस्टैब्लिशमेंट, अगर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट आती है, तो फिर विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ फिर हम वही कर लेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 5 साल से, वो फिर हम वो नेगोशिएट कर लेंगे, फिर हम गेम प्लान कर लेंगे, फिर उनसे पैसे भी ले लेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सब कुछ अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हो जाएगा। फिर ये इनका प्लान है। तीसरा इनका क्या है, पाकिस्तान के देखिए मीडिया में ना बार बार ये डिस्कशन चल रही है और कल से देखिए आप ना, कल परसों से ही उनका चल रहा है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका की जो है ट्रेड डील हो गई, इंडिया की तो ट्रेड डील नहीं हो पाई, इंडिया की ट्रेड डील तो करने गए थे लेकिन वो तो डेलीगेशन उसने अपना विजिट जो है वो एक्सटेंड भी किया लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हुआ, फिर वो सारे उनका डेलीगेशन वापस इंडिया चला गया बिना ट्रेड डील के। पाकिस्तान ने तो देखिए एक दिन में यूएस और पाकिस्तान की ट्रेड डील हो गई। पहले बात, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? भाई आपका जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ वो है $6 बिलियन का। टोटल पाकिस्तान अमेरिका का ट्रेड $6 बिलियन का है। इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो $180 बिलियन का है। पाकिस्तान अमेरिका का $6 बिलियन का है। इंडिया अमेरिका का $180 बिलियन का है। क्या बातें कर रहे हैं, 30 गुना ज्यादा ट्रेड है हमारा। और हम वो देश नहीं है जो पाकिस्तान ऑन सेल का बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, जो जिसका दिल करे वो आए, जितना मन करे वो लूट के लेके जाए। बस हमारे आर्मी चीफ को और हमारी फौज को यहाँ पे लूट खसोट करने दे, बस हमारी फौज को, हमारी आर्मी चीफ को यहाँ पे जो वसाइल है उनको लूटने दे, लोगों को मारने दे, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसको जेल में डालने दे, वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज करने दे, इंसानी जानों की और माल की जो है वो बेहुरमती होती रहे पूरी रियासत में, और उसके ऊपर दुनिया की कोई भी तंजीम जो कि इंसानी हुकूक की तंजीम हो, ह्यूमन राइट्स की तंजीम हो, वो उसके ऊपर एक शब्द जो है अपने मुंह से ना निकाले। ये सब होता है तो आप लेके लूट के जाए। भारत वो मुल्क नहीं है भाई साहब। भारत में हमारी एक गैरत है, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे अपने इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ हुकूमत आवाम के लिए काम करती है, आवाम हुकूमत के लिए काम नहीं करती है। हमारे यहाँ अपोजिशन है, हमारे यहाँ अदालतें हैं, हमारे यहाँ अपोजिशन सड़कों पे निकलती है, हमारे यहाँ अपोजिशन टीवी पे बैठ के डिबेट करती है, हमारे यहाँ अपोजिशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है, हमारे यहाँ इलेक्शन रिग नहीं होते, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं होता, हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन आवाम, अपोजिशन और अदालतें, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इन तीनों को बिठा करके इनके साथ में डिस्कशन करके किए जाते हैं, इन सबको राजी करके किए जाते हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है कि जिसको कल को अदालतें जो है वो उठा करके कूड़ेदान में फेंक दें। हमारे यहाँ काजी अमीनुद्दीन टाइप के जज नहीं होते, हमारे यहाँ बाबा रहमते साकिब निसार टाइप के जज नहीं होते, जिनको कि एक ISI का जो सेक्टर कमांडर है वो चला जाता है और एक कर्नल साहब या एक ब्रिगेडियर साहब पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वो जो चाहते हैं वो फैसला करा लेते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट कोई कर्नल साहब या कोई मेजर साहब बैठ करके नहीं चला रहे होते कि इस पे तुमको वोट देना है, इस पे तुमको वोट नहीं देना है। वो जिसको बोल देते हैं उसको सारे वोट दे देते हैं, जिस बिल पे चाहते हैं उस बिल को पास करा लेते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, इस बात को समझिए। तो आपकी मीडिया जो है ना, ये मीडिया जो ISPR चलाती है, इनको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रियासत में जमीन आसमान का अंतर है, जो उसमें सबसे बड़ा कंटेंशन का पॉइंट है। अब अपने सारे इंडियन व्यूअर्स को कह रहा हूं और मैं आपको एक बहुत इसमें बड़ी खबर देने वाला हूं, और इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी एग्रीकल्चर की मार्केट जो है वो आप खोलिए हमारी अमेरिकन कंपनीज के लिए, यानी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स हमसे खरीदिए, आप जो आपके फार्मिंग के लिए जो सारी चीजें हैं वो आप हमारे यहाँ से लीजिए, अनाज हमसे लीजिए, आप हमारा ये फलाना टिकाना जो भी उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो आप खरीदिए। ये जो इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट वो खोलने के लिए बात कर रहे हैं ना कि भाई आप सिर्फ इंडियन फार्मर से क्यों खरीद रहे हैं, आप हमारे फार्मर से भी खरीदे।
भाई, हम इंडियन फार्मर से खरीद रहे हैं, आप अपने फार्मर से खरीदिए, आप अपनी ओपन मार्केट इकोनॉमी बना के बैठे हैं। हम तो अपने फार्मर का इंटरेस्ट देखेंगे ना। हम आपका डेयरी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो फिर हमारे जो फार्मर है, हमारे जो किसान है, उनका डेयरी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? ये कंसर्न है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे नहीं राजी हो रही कि भाई हम अपने जो फार्मर हैं, अगर हम वो मार्केट अगर हम खोल देंगे तो फिर हमारे फार्मर का सामान कौन खरीदेगा? और हमें एमएसपी देनी होती है, वो गारंटीड एमएसपी है, सरकारी स्कीम्स बनी है। अगर आपकी हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस मानेंगे और आपके साथ हम ये ट्रेड डील करेंगे तो हमको अपने यहाँ डोमेस्टिक बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और हम ये चेंज करेंगे तो अपोजिशन सड़कों पे आएगी, किसान जो है सड़कों पे आएगा। हम नहीं कर सकते ये काम, तो इस पे वो मानने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इसको देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है बीजिंग में और इस्लामाबाद में। और बीजिंग और इस्लामाबाद यानी चाइना और पाकिस्तान यानी आईएसआई ने ये खालिस्तानियों के साथ जो अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, वहां जो खालिस्तानी बैठे हैं कनाडा में और अमेरिका में, ये ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनवा रहे हैं कि नहीं आप इंडिया को कहिए कि जो आप मार्केट खोले, एग्रीकल्चर की मार्केट खोले। उनसे कह रहे हैं कि आप ट्रंप के ऊपर बोलो कि पुश करें इसको। इंडिया के अंदर वो तैयारी करवा रहे हैं कि भाई जो आईएसआई के साथ मिलकर कि भाई किसान आंदोलन 2.0 होगा, जिसको स्पॉन्सर करने के लिए, जिसका खर्चा उठाने के लिए चाइनीज जो डीप स्टेट है, चाइनीज जो गवर्नमेंट है, वो तैयार है। आसिम मुनीर को अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई किसान आंदोलन 2.0, पहला वाला तो वायलेंट होते होते रह गया था, ये वाला जो है इसको तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान करके करेंगे। और चाइना ने कहा कि भाई पैसे की दिक्कत ही नहीं है, पैसा जितना चाहोगे उतना हम देंगे। तो ये वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी जो है इस ट्रेड डील को एक्सेप्ट कर ले डोनाल्ड ट्रंप की, और इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो खुल जाए अमेरिका के लिए। और जैसे ही वो खुलता है उसके बाद इनको करनी पड़ेगी चेंजेस यहाँ पे, और जब यहाँ पे चेंजेस होंगी तो हम ये किसान आंदोलन 2.0 इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, और पैसे जो है वो फटाफट पंप इन होना शुरू होंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां फिरा करके खड़ी हो जाएंगी, और इस बार हम इसको वायलेंट करेंगे। पिछली बार पीसफुल किया था, इस बार सब कुछ हर वो एफर्ट करेंगे कि ये ज्यादा वायलेंट हो, लाशें गिरे, चाहे वो पुलिस वालों की हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट की जो बाकी की एजेंसीज हैं उनकी हो, चाहे आम इंसानों की हो, लाशें गिरनी चाहिए। और फिर उसको वर्ल्ड की ग्लोबल मीडिया में उसको पब्लिसाइज किया जाए कि कितनी फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये अपने लोगों को मारती है, ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और एक पूरा नैरेटिव बनाया जाए। और जो कि कैपेबिलिटी उनके पास है, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, हम तो माले ठन गोपालन नैरेटिव के मामले में, लेकिन उनके पास तो है। चाइना के पास तो बहुत ही बड़ा सेटअप है, आईएसआई के पास भी बहुत बड़ा सेटअप है, तो उसको फिर वो यूज करें पूरी ग्लोबल मीडिया में एक नैरेटिव बनाने के लिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से ये सारा का सारा तमाशा चल रहा है, ये सारा का सारा गेम प्लान ये बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पे तो तैयार है कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप से भाई आप डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हो, जो कोई मिसाइलें, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट बताओ, वो सब हम ले लेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। तो ये ट्रेड डील उसी पे फंसी हुई है, और इंडिया अगर इस ट्रैप में फंसा तो आने वाले दिन बहुत ग्रूमी होंगे। लेकिन जब मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी ये काम, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो सोचेंगे इसके ऊपर, लेकिन अगर करेंगे तो एक बहुत सुसाइडल स्टेप होगा। आप सभी हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं चल सकता, एंड दिस इज अ फैक्ट। इस मंथ भी हमें आपकी जरूरत है, सो प्लीज सपोर्ट अस, एंड ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिन अच्छे हों, क्योंकि अगर इन चक्करों में अगर हम फंस गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।